नमस्कार साथियों, आप सभी का अदम्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आप सभी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों को मेरी शुभकामनाएं। और अभी हाल ही में आप देख रहे होंगे कि रीट की चर्चा है वो काफी जोर शोर से चल रही थी। बहुत से प्रश्न थे कि रीट समय पे आएगी या नहीं आएगी, समय पर एग्जाम करवा पाएंगे या नहीं करवा पाएंगे। इन सभी बातों के बीच अपन देखते हैं और अपना इंतजार की जो घड़ियां हैं वो भी समाप्त की ओर जा रही है और आखिरी रीट के फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। आप सभी को पता है कि आज ही के दिन 16 दिसंबर से रीट के फॉर्म स्टार्ट हैं, जो कि 1 महीने भर चलेंगे। और इस फॉर्म में पढ़ने हेतु क्या क्या चीज़ों की जानकारी रखनी है, क्या क्या चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी है, इन सभी बातों को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। इससे संबंधित अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कॉल SMS करके बता सकते हैं। तो रीट जो एग्जाम है वो एग्जाम हर बार की तरह इस बार भी अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसको एक एजेंसी के तौर पर मानते हुए उन्हीं को ये जिम्मेदारी दी गई है कि इस बार भी रीट लेवल फर्स्ट लेवल सेकंड दोनों की जो परीक्षा है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा ही आयोजित की जा रही है। तो बहुत से अभ्यर्थी फॉर्म भरवाते समय ये विचार करते हैं कि हम ये मित्र वाले के पास जाएंगे, ये मित्र वाले के हेडेक है वो फॉर्म भर के दे देगा। कहीं अभ्यर्थी के पास में खुद का लैपटॉप भी होगा, डेस्कटॉप भी होगा, मोबाइल भी होगा, फॉर्म भरने की सुविधा है लेकिन जानकारी नहीं है। तो छोटी छोटी बातें हैं वो मैं आपको बताऊंगा और आप इस स्टेप को थोड़ा समझेंगे तो आप चाहे तो खुद भी फॉर्म भर सकते हैं या ई मित्र के पास में जाके भी आप फॉर्म भरवाइए, लेकिन जिम्मेदारी अपनी है, अपने को ही छोटी छोटी बातों की जानकारी रखनी है। तो पहला यही है कि ये जो एग्जाम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा करवाया जा रहा है तो फॉर्म भरने की जो जिम्मेदारी है वो भी इन्हीं के द्वारा है। आप इस गलतफहमी में नहीं रहे कि आरपीएससी की साइड पे या अधीनस्थ शिक्षा बोर्ड अधीनस्थ बोर्ड है उसकी साइड पर या जो हमेशा फॉर्म भरते हैं अपन एसएसओ आईडी के द्वारा फॉर्म भरवाते उससे भरा जाएगा, ये गलतफहमी है, उसके द्वारा फॉर्म नहीं भरा जाएगा। ये फॉर्म भरा जाएगा अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो साइट है आप देख सकते हो, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, उसी में। और उसमें ही अगर आप सिंपली राजस्थान बोर्ड डॉट राजस्थान सॉरी राज बोर्ड डॉट राजस्थान जीओवी डॉट या गूगल में आप बी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन भी डालेंगे तो आपको साइट है वो पूरी पूरी मिल जाएगी। अब इसमें मेन फर्स्ट पे ही अपने को नीचे नीचे अगर आप देखोगे तो यहीं पर एक डिटेल दे रखी होगी जो मैं आपको बताता हूँ। ये पूरी की पूरी यहाँ पे दे रखी है, आप देख रहे होंगे स्क्रीन की ओर पे। तो ये जो दे रखी है रीट 2024 मेंस वेबसाइट के नाम पे दे रखी है, यानी एक लिंक जो दे रखा है वो इसी के संदर्भ में दे रखा है। तो अपने को इस लिंक पर क्लिक करना है और जैसे इस लिंक पर क्लिक करोगे तो इस तरह की एक विंडो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। देख सकते हैं ये विंडो ओपन हो रही है, ये इस तरह की पूरी। और इसमें अपन देखते हैं तो यहाँ पर आपको लेफ्ट और राइट दोनों साइड में अपन देखते हैं तो जो लेफ्ट हैंड साइड की ओर देखोगे तो इसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दे रखे होंगे और एक साइड में अगर आप देखोगे तो चालान, फॉर्म प्रिंट की फॉर्मेटिंग, चालान नंबर अगर अपन भूल जाए तो क्या है वो, ये सारी सारी चीजें दे रखेगी। इन सभी चीजों के साथ में मैं आपको बता दूंगा कि इसमें अपने को क्या करना, ई मित्र वाले से रिक्वेस्ट करनी है या अगर वो समझदार होगा तो खुद ही चला के एक ब्लैंक फॉर्म आपको दे देगा। जी बिल्कुल, आप है सबसे पहले क्या करोगे कि आप वहां जाते ही एक ब्लैंक फॉर्म है वो डाउनलोड करोगे और ये ब्लैंक फॉर्म डाउनलोड करोगे तो ये एक पेज का फॉर्म है। इस एक पेज के फॉर्म को आप लोग डाउनलोड करें या उनसे ले लीजिए और अपनी सारी की सारी इंफॉर्मेशन है इस फॉर्म पर भर दीजिए। आप डायरेक्ट फॉर्म भरवाने से बेहतर है इस फॉर्म को लीजिए और पेन से अपने फॉर्म को इसको भरना है। अब इसमें सामान्य इंफॉर्मेशन दे रखी है जैसे कि फोटो, ऊपर एक फोटो का बॉक्स है उस पर फोटो चिपकाना है, सिग्नेचर के बॉक्स में सिग्नेचर करना है और आधार कार्ड की इमेज भी अपलोड करनी है। बिल्कुल, ये जो भर्ती परीक्षाओं में बार बार जो भ्रष्टाचार हो रहा है, करप्शन हो रहा है, पेपर लीक की घटना हो रही है, उस सभी को रोकने के लिए सरकार ने इस बार पहली बार ही आधार कार्ड के नंबर ही नहीं अपितु आधार कार्ड की जो फोटो है वो भी अपने को अपलोड करने की सूचना है वो चाहिए है या फिर सूचना मांगी गई है। तो ये चीज का ध्यान रखना है। तीन चीजें आपको देखना है, एक तो फोटो हो अपना सही तरह से और ध्यान रहे फोटो
6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और कोशिश यही करें कि जिस दिन फॉर्म भरवाए उसी समय अपना एक लेटेस्ट फोटो होगा तो अपने लिए बेहतर होगा, अच्छा होगा, सही होगा। अच्छा, फोटो के संबंध में भी थोड़ी सी जानकारी जो सामान्य आप सभी को पता है, लेकिन ध्यान रखना है कि फोटो है वो चश्मे के साथ में नहीं होना चाहिए और एक सिंपल ही होना चाहिए, मॉडल के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। तो ये बेसिक चीजें हैं, ये चीजें ध्यान रखना है। फिर आपको अपना नाम, फादर का नाम, मदर का नाम और जेंडर, यह ध्यान रखना है। जो भी अपन नाम फिल करेंगे वो अपने कक्षा 10th की मार्कशीट है उसमें जो भी स्पेलिंग है, चाहे वो टेक्निकली रूप से गलत हो चुकी है या अपना सरनाम ऐड था या नहीं था, जो भी है 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग जो जो भी नाम में स्पेलिंग है वही यहाँ पर मेंशन करें। इस बात को जरूर आप ध्यान रखें। हो सकता है अपने आधार कार्ड में स्पेलिंग थोड़ी सी अलग हो और उसमें हो, ऐसा कहीं अभ्यर्थियों के साथ में होता है, तो अपने को आधार कार्ड की जो स्पेलिंग है वो न डाल के कक्षा 10th की मार्कशीट के अनुसार जो स्पेलिंग है नाम की वो ही इसमें डालनी है, वही इस चीज को देखना है। और उसी में के अनुसार पापा का नाम, मदर का नाम और अपनी जो सिचुएशन है, अपन जेंडर है जो मेल फीमेल वो फिल करना है। मैरिड स्टेटस, आप मैरिड हो या अनमैरिड वो डालना है। फिर रिलीजियन अपना जो भी है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनिज्म, बौद्धिज्म जो भी है वो डालना है। और अगर लड़की मैरिड है तो ये हस्बैंड का नाम रहे। ध्यान रहे पुरुष वर्ग कहीं बार इस समय गलती ना करे, यहाँ महिलाओं के लिए ऑप्शन है वही ध्यान रखिए। ठीक है, इसके साथ ही अपने आधार कार्ड की इमेज अपलोड करनी है, डेट ऑफ बर्थ और आपकी एसएसओ आईडी। कहीं भाई बहन ऐसे हैं जिनको अपनी एसएसओ आईडी पता नहीं है, तो एसएसओ आईडी आपको पता नहीं है तो अपने ही मित्र वाले भैया से पूछ ले, वो आपको ढूंढ के दे देगा, उसको नोट कर दीजिए और वो संभाल के रखिए। एसएसओ आईडी एक ही होगी, अलग अलग नहीं होगी, ऐसा ध्यान रखना। फिर उसके बाद आपका जो भी कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस है जहां आप प्रेजेंट में रह रहे हो वो एड्रेस आपको इंफॉर्मेशन के साथ पूरा डालना है, उसमें पूरा फिल करना है आपको। इसमें आपका एड्रेस हो जाएगा, पोस्ट ऑफिस एड्रेस, राज्य, ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस भी आपको हमेशा याद रखना है क्योंकि बहुत सी इंफॉर्मेशन है वो आपकी ईमेल पर ही मिलती है। तो एसएसओ आईडी हो गई, ईमेल आईडी हो गई, ये अपने को हमेशा याद रखनी है, इनको भूलना नहीं है। या ऐसी जगह कहीं लिखनी है जहां अपने को याद रह सकता है या जरूरत पड़ने पर उसका उपयोग किया जा सकता है। मोबाइल नंबर ध्यान रहे वही मोबाइल नंबर डालें जो परमानेंट हो, हमेशा चलने वाले हो। ऐसा नहीं कि 2 महीने में आप हर बार चेंज करो वो मोबाइल नंबर डाले। अगर ऐसा करेंगे तो आपको असुविधा हो सकती है। ठीक है, साथ में अपनी जो कैटेगरी जो भी है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करें, उस कैटेगरी को ही सेलेक्ट करते हुए देखना है। ऐसा नहीं कि कई बार आप गलत फहमी में उस कैटेगरी को है वो चेंज कर सकते हैं। तो इन सब चीजों का देखना है। और ध्यान रहे अगर आप फिजिकल हैंडीक्राफ्ट या फिर स्पेशल कैटेगरी या बिहाइंड की कैटेगरी में आते हैं तो उसके संदर्भ में भी आपको अपना जो विवरण है यहाँ पर देखना होगा। फिर अपने को देखना है बोनाफाइड वाली कंडीशन कि अपन राजस्थान के मूल हैं या बाहर के। तो अपन कहने में राजस्थान के हैं लेकिन अपना जो डॉक्यूमेंटेशन वो होना चाहिए, जरूरी है। तो अपना जो भी डॉक्यूमेंटेशन है उसके साथ अपने को बोनाफाइड का जिक्र करना। या मैं एक बात अवश्य कहना चाहूंगा कि ये जो बॉर्डर वाली सीमाओं पर जो स्थान है जैसे कि चित्तौड़ हो गया है, इधर अपने शेखावाटी चक्र हो गया है, चूरू झुंझुनू वगैरह हो गया है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर हो गया, यहाँ पर बहुत से अभ्यर्थी हैं वो पड़ोसी राज्यों के वहां पर विवाह हो जाता है तो वहां जो महिला अभ्यर्थी होती है उनको लेके थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो वो अपनी सारी सिचुएशन को एक बार थोड़ा सा और अच्छे से देख के फॉर्म को फिल करे। ठीक है, हालांकि उनका जो बोनाफाइड है वो 10 साल बाद बनता है लेकिन मैरिज की स्थिति में बन जाता है। तो अपना विवाह का पंजीकरण नहीं करवाया हुआ है तो विवाह का पंजीकरण अवश्य करवाए ताकि आपको बोनाफाइड का भी लाभ मिल सकता है। अगर विवाह हो चुका है और विवाह पंजीकरण नहीं करवाए तो बोनाफाइड के लाभ से अपन वंचित रह सकते हैं। टीएसपी वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको फॉर्म भरते हुए टीएसपी का बहुत ध्यान रखना है कि अपन टीएसपी में कौन से गांव से कौन सी चीजें स्थान से बिलोंग करते हैं। कुछ ऐसे स्थान हैं जो टीएसपी में है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं है, कुछ स्थान विशेष ही आ रहे हैं। जैसे कि मैं पाली के बाली तहसील में कुछ गांव है उनकी बात कर सकता हूँ। राजसमंद के पड़ोसी जो जिले हैं उनकी पड़ोसी स्थानों की बात कर सकता हूँ। चित्तौड़ में ये समस्या है और एक आबू रोड, तो सिरोही आबू रोड में है। तो सिरोही, पाली, राजसमंद और चित्तौड़ और उदयपुर में ये जो अभी लेटेस्ट पार्ट जुड़ा है
गोकुंदा सायरा वाला ये हिस्सा है, तो इसमें जो अभ्यर्थी फॉर्म भरे वो अपनी इन चीजों को जरूर देखे कि हम उसमें कहाँ और किस गांव से बिलोंग कर रहे हैं, वो ही इन चीजों को थोड़ा सा देख के भरे। आगे अपन देखते हैं कि अपना परीक्षा सेंटर जो है वो कहाँ लेना चाहिए। तो ये जो है वो आपको काफी सोच समझ के डिसीजन लेना है। हालांकि ये अलग विषय है कि क्या परीक्षा सेंटर वही मिलेगा जो अपन चाह रहे हैं या वो मिलेगा जो सरकार चाह रही है। ये बहुत ही विचारणीय बिंदु हो सकता है, लेकिन फिलहाल की स्थिति में इन्होंने अपने को ऑप्शन दिया है फॉर्म भरने का, तो अपने को वही जिला सेलेक्ट करना है जहां अपनी पहुंच सुलभ हो, आराम से अपन जा सकते हैं, आराम से अपन आ सकते हैं। नजदीकी जिला जो है वो भरे। और ध्यान रखने वाली बात है, आज ही सरकार ने डिक्लेयर किया है कि इस बार राजस्थान में रीट के जो एग्जाम सेंटर होंगे वो 50 जिलों में होगा। बिल्कुल इस बात का जरूर ध्यान रखना कि आप इस गलतफहमी में नहीं रहे कि हमारा जिला है वो नया है, क्या पता सेंटर मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो उनको सेंटर बकायदा मिलेगा, ये सरकार ने बिल्कुल ही कहा है। तो आपका जो भी जिला है, जो भी नजदीक स्थान है, उस स्थिति को देखते हुए आपने को परीक्षा सेंटर पहले और दूसरे को है वो चूज करना है, उसमें से देखना है। उसके बाद आप फॉर्म भरते जाओ, तो फॉर्म भरते टाइम इन दो लैंग्वेज का जरूर ध्यान रखना। अधिकतर स्टूडेंट्स इस समय गलती कर लेते हैं, तो यहां आप बहुत सावधानी पूर्वक देखिए। यहां लैंग्वेज दो हैं और दोनों लैंग्वेज में अलग अलग कंडीशन बन जाती हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, अधिकतर स्टूडेंट हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, ये दोनों लैंग्वेज है, ये फर्स्ट सेकंड के प्रिपेयर में भरते हैं। तो यहां ध्यान रखना है कि पहली लैंग्वेज अगर आप इंग्लिश ले रहे हैं तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पहली लैंग्वेज में इंग्लिश का सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है। और अगर आप सेकंड लेवल में सेकंड लैंग्वेज में हिंदी ले रहे हैं तो आपको सेकंड लैंग्वेज का जो हिंदी का सिलेबस है वो ही आपको यहाँ पर ध्यान रख के पढ़ना है। और परीक्षा में भी इसी चीज का ध्यान रखना है। यहाँ अक्सर अपन गलती कर जाते हैं या कहीं ऐसे विद्यार्थी होते हैं वो गलती कर देते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि ई मित्र वाला वो रीट का फॉर्म भर रहा है, रीट के एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहा है, वो वही करेगा जो आप उसे सजेस्ट करोगे। आप कभी भी उसको ये मत कहना कि आपने ऐसा फॉर्म भरा था, मेरी क्या गलती, ऐसा नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। अधिकतर मामलों में अपन जो एक पैटर्न चला हुआ है, ट्रेंड चला हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग फॉर्म भरते हैं। जैसे मैं अगर चाहूं, मैं फॉर्म भर रहा हूं तो मैं तो यही करता हूं कि पहले है वो हिंदी लेता हूं और सेकंड लैंग्वेज है वो इंग्लिश या संस्कृत जो भी होगी वो मैं लेने की कोशिश करूंगा। तो आप भी इन चीजों का ध्यान रखें कि पहली लैंग्वेज, अगर आपको कोई डाउट है या इसके पैटर्न को समझना है, एक बार आप सिलेबस को जरूर देखें। लैंग्वेज फर्स्ट में जो भी लैंग्वेज है उसके और लैंग्वेज सेकंड में जो भी लैंग्वेज है उन दोनों लैंग्वेजों को आप अच्छी तरह से पढ़े, समझे, विषय विशेषज्ञों की सलाह ले और फिर डिसीजन ले कि हमें पहली लैंग्वेज में क्या लेना है और दूसरी लैंग्वेज में क्या लेना है। सुनी सुनाई बातों पर यकीन मत करना, उनकी बातों पर गौर मत करना। कहीं अभ्यर्थी ऐसे भी मिल सकते हैं आपको, वो ये कहेंगे कि पहली लैंग्वेज आप इंग्लिश लोगे तो इजी पड़ेगा और या पहली लैंग्वेज अगर आप संस्कृत लोगे तो इजी पड़ेगा। इस गलतफहमी में बिल्कुल भी नहीं रहे। सबका अपना अपना सिलेबस है और सबकी अपनी अपनी अलग चीजें होती है, उसी के अनुसार ये वो परीक्षा में पूछा जाता है। फिर उसके बाद अगर कोई कैंडिडेट दोनों लेवल में भरना चाहता है तो दोनों लेवल की बात कर सकता है, एक लेवल में भरना चाहे तो एक लेवल की भर सकता है। साथ ही साथ अपने स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट भी होना चाहिए। तो स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट की मैं बात करूं तो यहाँ मोटा मोटी पूरे रीट के पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर लेवल फर्स्ट की बात करूं तो लेवल फर्स्ट में स्पेशलाइजेशन जैसी चीजें कोई होती ही नहीं है, ये ध्यान रखना। क्योंकि रीट के लेवल फर्स्ट में जो पैटर्न है वो दो लैंग्वेज का है, एक साइकोलॉजी का है और ईवीएस और मैथ्स का रहता है। तो उनके लिए स्पेशलाइजेशन है वो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अब यही बात करूं अगर मैं सेकंड लेवल की, तो यहाँ सेकंड लेवल में स्पेशलाइजेशन है वो मुख्य रूप से दो चीजों को लेकर रह सकता है। जिस कैंडिडेट जो आर्ट्स से संबंधित रखते हैं या जिनके पास में ग्रेजुएशन में आर्ट्स के जो विषय रहे हैं उनका स्पेशलाइजेशन एक सामाजिक विज्ञान अमूमन रहेगा। और फिर अगर बात करूं तो साइंस सेगमेंट के जो भी कैंडिडेट हैं जिसमें बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स यानी मैथ्स वाले और जनरल साइंस वाले दोनों काउंट होगा, उनका स्पेशलाइजेशन जनरल साइंस या मैथ्स को लेके हो सकता है। इसके अलावा स्पेशलाइजेशन का कोई ऑप्शन नहीं है, या आप हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश की बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो जो स्पेशलाइजेशन है वो अपने थर्ड ग्रेड के लिए रहेगा। तो इन बात का जरूर आप ध्यान रखें
कि अपने दोनों लेवल या एक लेवल में कहां अपन बैठ रहे हैं और कहां इसकी बात करते हैं। अगर आप ये कहते हो कि दोनों लेवल में कौन भर सकता है, तो कुछ कोर्सेज ऐसे रहे हुए हैं या है वर्तमान में भी, तो वो जो कोर्स करते हैं वो बीएड में भी काउंट हो जाता है, डीएलएड या बीएसटीसी में भी काउंट होता है। जैसे डबोक से एक चाइल्ड डेवलपमेंट की कोर्स होता है जो बीएड में भी काउंट होता है और बीएसटीसी के अकॉर्डिंग भी काउंट होता है। ऐसे कोई अभ्यर्थी है जिन्होंने कोई ऐसा डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट कर रखा है और वो दोनों में एलिजिबिलिटी रखता है, वो अपनी डिग्री को अच्छी तरह से देख ले तो पता चल जाएगा, तो वो दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। फिर अपन देखते हैं कि अपनी जो शैक्षणिक योग्यता है उसके बारे में अपने को पूरा पूरा फिल करना है, जो आपके पास में ऑलरेडी है ये। अब इस बार इन्होंने बहुत अच्छा किया है कि आपकी जो शैक्षणिक योग्यता में जो मार्कशीट वगैरह है वो भी अपलोड की बात की गई है, यानी उसको भी उन्होंने कहा कि अपलोड करना है। जैसे पहले में आपने को 10th जहां से भी की है, बहुत से भाई बंधु ऐसे भी होंगे जो आउटर राजस्थान के भी होंगे, या बहुत से ऐसे भी हैं जो राजस्थान के हैं लेकिन उन्होंने राजस्थान के अन्य राज्यों से पढ़ाई की गई है, तो उनको जहां जहां से पढ़ाई की गई है वहीं का मेंशन करना है। अगर वो महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र बोर्ड का नाम लिखना है और इनके आउट ऑफ मार्क्स में से कितने मार्क्स रहे वो मेंशन करना है, उसको परसेंटेज मेंशन करना। ये हालांकि बहुत सारी चीजें हैं वो ऑटो जनरेट भी होती है, और जैसा भी आप फॉर्म भरो तो उस समय देख लेना। तो ये सारी की सारी चीजें फिल करनी है। आपको कोई भी जानकारी है वो छुपानी नहीं है, पूरी जानकारी समय के साथ सिस्टम के साथ आपको अपडेट करनी है। अगर आपकी 10th है 12th है, 10th 12th तो कॉमन सबकी होगी, उसके बाद अगर आपकी ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन मेंशन करनी है, नहीं है और आप L1 के लिए एलिजिबल हो तो L1 ही रहेगा। और अगर आप बीएड प्लस हो और आपने पीजी कर रखा है तो पीजी तक का पूरा डेटा आपको देना है, यहाँ ध्यान रखना। लास्ट में अपन आता है इसमें एक बॉडी आइडेंटिटी मार्क्स, यानी अपन कह सकते हैं शरीर के पहचान का चिन्ह। तो यहाँ ध्यान रखना है कि शरीर के पहचान का चिन्ह का मतलब ये है कि सामान्य रूप से आप सामान्य कपड़े जो पहनते हैं और उसके बाद कोई ऐसा साइन ऐसा चिन्ह जो एकदम से नजर आ सकता है वैसा लिखना है। जैसे कि चेहरे का कोई है, हाथ या पैरों पर चोट के निशान है, वो इस तरह से डालना। ऐसा नहीं कि सीने पेट और इस तरह के बॉडी पार्ट की कोई चिन्ह है वो आप उस पर अपलोड करो, तो ऐसा थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा। हालांकि फॉर्म सबमिट हो सकता है लेकिन इन चीजों का ध्यान रखना है। और अपने फॉर्म को एक नहीं, दो नहीं, 3 बार 4 बार आप आराम से इस तरह से फॉर्मेट में भर के ई मित्र वाले को दीजिए, फॉर्म फिल करेगा और उसके पास बैठना है। एक एक जानकारी, एक एक स्पेलिंग, एक एक शब्द, एक एक अक्षर के बारे में आपको ध्यान से देखना है कि कहीं पर भी किसी तरह की गलती नहीं हो। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि पूरे फॉर्म में किसी भी तरह की कोई भी गलती हुई तो फिलहाल के लिए ऐसी इंफॉर्मेशन है कि आपको उसमें सुधारने का कहीं अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा, कोई ऑप्शन आपके पास में नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये चीज का जरूर ध्यान रहे कि अपने को उसमें सुधारने की जरूरत नहीं पड़े, ऐसा ध्यान रखिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि आप फॉर्म भरने से पहले आपको एक चालान जनरेट करना होगा। तो चालान जनरेट करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि यहाँ आपको कुछ इंफॉर्मेशन है वो आपको डालनी है, या फिर आप चाहे तो खुद कर सकते हैं, चाहे तो आप ई मित्र वालों की हेल्प से भी ले सकते हो। अब जैसे ही आप जाओगे इस बोर्ड की साइड पे तो आपको यहाँ पर एक मेन साइड में जाओगे और फिर अपन देखेंगे जनरेट चालान करके ऑप्शन आएगा। ये जो चालान अपन जनरेट करते हैं इसमें ध्यान रखना है कि आप दोनों के लिए कर रहे हो, दोनों लेवल के लिए करना चाह रहे हो या लेवल 1 के लिए करना चाह रहे हो, तो ये भी ध्यान रखना। इसमें सिंपल सी इंफॉर्मेशन है, आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, फिर कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर यानी अपने पास एक से अधिक मोबाइल नंबर है तो वो डालना है, और फिर इसके जो भी कोड है वो डाल के आपका फी स्ट्रक्चर डालना है और वो ऑटोमेटिक रहेगा। और फीस आप ऑफलाइन देना चाहते हैं या ऑनलाइन जमा करवाना चाहते हैं वो आपको देख लेना है। तो मोस्ट ऑफ जो फॉर्म है पेमेंट की जो विधि है इन्होंने जो इस बार ऑफलाइन ही दे रखी है, यानी आप डायरेक्ट बैंक वगैरह से नहीं करवा पाओगे, और अगर बाद में इन्होंने चेंज किया तो कर सकते हैं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। लेकिन फिलहाल के लिए ई मित्र का ऑप्शन है तो अपने को ई मित्र द्वारा एक फीस है जो भी, अगर आप दोनों की करोगे तो दोनों की 700 के आसपास है, और अगर सिंगल की बात करोगे तो 500 के आसपास यानी 550 रुपए के आसपास फीस रहेगी। इस तरह से अपन फॉर्म फिल कर सकते हैं। अच्छा, ये जैसे ही आप चालान कटवाएंगे तो चालान कटवाने के बाद चालान की कॉपी भी अपने को पास रखनी है, और उसके बाद अपने को ध्यान रखना है कि अपनी हार्ड कॉपी है वो भी अपने पास में रखनी है। दोनों ही चीजें, ऐसा नहीं होगे नहीं। अब कई बार क्या होता है कि अपन चालान है वो जनरेट तो कर लेते हैं लेकिन भूलवश
टाइम पे फी नहीं करवा पाए तो अपने को, अगर आप भूल जाते हो तो यहाँ पर रीप्रिंट चालान का ऑप्शन भी दे रखा है, आप फिर से चालान है वो जनरेट कर सकते हो। चालान के नंबर वैसे आपको अपनी कॉपी रखनी है, लेकिन भूल भी जाए तो टेंशन वाली बात नहीं है, इसमें पॉकेट चालान नंबर भी अपने पास ऑप्शन रहता है। ठीक है, और इस तरह से अपने को फॉर्म फिल करना है और फॉर्म फिल करके उसकी हार्ड कॉपी अपने पास रखनी जरूरी है। अब इसमें से कुछ बेसिक क्वेश्चन भी अपने को दिमाग में रहते हैं, तो क्वेश्चन को लेकर बात कर लेता हूं। ये जो फॉर्म है वो आज ही के दिन यानी 16 दिसंबर 2024 को स्टार्ट हो चुके हैं और ये जो है वो 15 जनवरी 2025 तक फॉर्म रहेंगे, यानी लगभग पूरा 1 महीना इसमें रहेगा। उस पूरे 1 महीने में अपने को फॉर्म फिल करना है, लेकिन ध्यान रहे आप एक ही बार एक ही समय में ई मित्र के वाले पास जाए या कंप्यूटर पे देखें या सिस्टम पे काम करें, तो एक ही समय में आपका काम कंप्लीट हो, ऐसी आप जरूर कोशिश करें, ताकि गलती होने के चांसेस वो नहीं के बराबर रहेंगे। इन चीजों का ध्यान रखें। दूसरा, इस गलतफहमी में नहीं रहना है अपने को कि अभी तो 1 महीना है फॉर्म भरने, फॉर्म भर लेंगे। ये बहुत बड़ी दुविधा रही है अपन सब लोगों की कि अपन इसमें, और लास्ट टाइम में अपन क्या करते हैं, एक साथ दौड़ पड़ते हैं, और एक साथ दौड़ पड़ते हैं तो सर्वर को लोड पड़ता है, ताकि अपना फॉर्म गलत होने के चांसेस ज्यादा होता है, या फिर सबमिट नहीं भी होता है, या फिर उसमें टेक्निकली जो है वो एरर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ अपने को ध्यान रखना है कि फाइनली अगर अपन रीट की तैयारी कर ही रहे हैं तो रीट का फॉर्म है वो समय रहते जरूर भरें, लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है। ठीक है, और ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन है वो आगे से आगे अपने को न्यूज़पेपर के द्वारा मिल जाती रहेगी और चलती रहेगी। फीस की अपन बात करें तो आप ये ध्यान रखना है कि जो कैंडिडेट एक लेवल का फॉर्म भरना चाहते हैं, चाहे वो L1 का हो या L2 का, उसके लिए फीस है वो 550 रुपए, प्लस जो भी ई मित्र का ट्रांजैक्शन चार्ज होगा वो ले सकता है, और आपके फॉर्म भरने का जो चार्जेस है वो भी लिया जा सकता है। हालांकि सरकार की रेट बहुत कम डिसाइड है, 30-35 रुपए होती है, लेकिन फिर भी अमूमन 100 रुपए मार्केट में लेते हैं, तो इन चीजों का भी थोड़ा सा ध्यान रखें। और ये दोनों लेवल का कोई भी कैंडिडेट भरना चाहता है तो 750 रुपए उसकी फीस है, प्लस फॉर्म भरवाने का और अलग से जो भी चार्जेस होता वो इंक्लूड रहता है। हालांकि इस इंफॉर्मेशन में यह है कि आप खुद भी फॉर्म भर सकते हैं और नेट बैंकिंग या फिर मोबाइल बैंकिंग से भी आप फॉर्म का पैसा है वो जमा करवा सकते हो, लेकिन आप अगर इतनी जानकारी रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रखते हैं तो खुद के लिए रिस्क लेना अच्छी बात नहीं है। आप नजदीक ई मित्र जाइए और फॉर्म सबमिट करवा के आ जाइए। ठीक है, इस तरह से फॉर्म रहेगा और आप आराम से भरवा सकते हैं। कुछ क्वेश्चन रहते हैं अपने कि मैं कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है, तो ध्यान रखना रीट का आवेदन वही अभ्यर्थी कर सकता है जिन्होंने 12th करने के बाद ट्वेल्थ करने के बाद अगर उन्होंने BSTC DLED कर रखा है या कर रहे हैं, वो लेवल फर्स्ट के लिए एलिजिबल है। और जो कैंडिडेट जिन्होंने ग्रेजुएशन कर दिया है और BEd या इक्विवेलेंट कोर्सेज कर रहे हैं या कर चुके हैं, वो अभ्यर्थी उसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं। एक कॉमन सा क्वेश्चन है कि कहीं अभ्यर्थी 2021 में क्लियर कर चुके, उनको वापस फॉर्म भरना चाहिए या नहीं चाहिए, तो वो उनकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि वो फॉर्म भरे या नहीं भरे। अगर उनका क्लियर है और वो चाहते कि हम नहीं भरे तो नहीं भी भरे, और क्लियर है और फिर भी फॉर्म भरना चाहते हैं तो अटेम्प्ट दे सकते हैं, उनके लिए मनाही की कोई जरूरत नहीं है कि वो नहीं कर सकते। और वो सर्टिफिकेट है वो भी पुराने वाला सर्टिफिकेट है, वो भी हमेशा वैलिड रहेगा, उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कई स्टूडेंट ये भी सोच रहे होंगे कि अगर मान लीजिए मेरा ये वाला रीट क्लियर नहीं हुआ और पहले वाला क्लियर था तो क्या होगा, तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। जो आपका क्लियर होगा तो क्लियर ही रहेगा, चाहे क्लियर हो या नहीं हो। तो आपको आपकी इच्छा है तो आप पेपर दीजिए, इच्छा है नहीं तो पेपर देने की जरूरत नहीं है। जो पुराना है वो आपका वैलिड रहेगा। इस तरह से आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन, सारी चीजें डाल के आराम से आप फॉर्म है वो भर सकते हैं और काम हो सकता है। दूसरा, अब आपको जैसे कि रहता है कि मुझे फीस कहाँ जमा करवानी है, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना, ई मित्र वाले या आप जानकार है तो खुद ही फीस जमा करवा सकते हो, तो ये सारी चीजें आराम से हो जाएगी। प्रश्न ये है कि फॉर्म फीस कब तक जमा करवानी है, तो ध्यान रहे फॉर्म भरना और फीस भरना लगभग हो तो एक साथ ही करना बेहतर है, नहीं तो आपकी लास्ट डेट से पहले पहले आप फीस सबमिट करवा सकते हो, क्योंकि बिना फीस या बिना पैसे दिए आपका फॉर्म वैसे कंप्लीट होगा ही
नहीं। तो इन चीज का भी ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, अगर आपका फॉर्म में कोई तकनीकी गलती हो गई या कुछ हो गया तो किसी भी कंडीशन में फीस आपकी रिफंड नहीं है, फीस वापस नहीं मिलेगी। चाहे वो कैसा भी फॉर्म आपने फिल किया है तो उसकी फीस आपको रिफंड नहीं होगी। अगर गलत किया है तो आपको दोबारा से फॉर्म भरना होगा और दोबारा फीस आपको जमा करवानी होगी। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें, किसी भी परिस्थिति में आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड फीस नहीं लौटाएगा, इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। और आपको अगर कोई डाउट है कि चालान जमा हो गया नहीं हो गया तो इसकी इंफॉर्मेशन भी आप उस पर चेक कर सकते हो। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, चालान नंबर भूल गए हैं तो उसको वापस पाने का भी ऑप्शन उस पर अवेलेबल है। इमेज वगैरह है, साइज है, वो कैसे अपलोड करने का, तो इसके भी फॉर्मेट आपको दे रखा है। बेहतर होगा कि आप एक अनुभवी व्यक्ति से फॉर्म भरवाए तो गलती नहीं होगी। सभी की प्रिंट आपको संभाल कर रखनी है, रीप्रिंट का ऑप्शन भी रहता है, लेकिन फिर भी आपको ऐसी चीजें रखनी पड़ेगी आपकी खुद के द्वारा। फिर अपनी बात आती है कि मैं रीट क्या सर्टिफिकेट वगैरह कितना वैलिड है, क्या है। तो ये जो सर्टिफिकेट है वो लाइफ टाइम वैलिड है, ध्यान रखें। लेकिन फिलहाल आप परीक्षा का फॉर्म भरिए, परीक्षा की तैयारी कीजिए और परीक्षा दीजिए, उसके बाद की बात आएगी तो आप सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ में मैं अपनी बात को यहीं पे विराम देता हूँ। धन्यवाद, आप सभी को बधाई, जय हिंद।